हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है कपिल देव। तो हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हैं उनको हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बात करते हैं अपनी पहली खबर पर। जी हाँ, तो पहली खबर हमारी कौन सी है? तो देखा जाए बिहार और एमएसएमई की बात की जा रही है, एमएसएमई एंड बिहार। तो चर्चा में क्यों रही ये खबर? तो देखा जाए तो एनके सिंह जी ने, जी हाँ, एनके सिंह जी की बात करें तो एनके सिंह जी ने कहा कि बिहार, जी हाँ, अगर देखा जाए तो जैसे गरीब राज्य, अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है ये क्या है, ये रोजगार सृजन की कुंजी है। यानी कि कहा जाए इन राज्यों में, जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है, जिन राज्यों की आर्थिक प्रगति कम है, उनमें एमएसएमई का रोल जो है वो क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, खास करके रोजगार सृजन के मामले में। इनसे कई सारे प्रश्न पूछे गए। जी हाँ, जैसे बिहार में एमएसएमई आधारित मॉडल को किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन प्रश्नों के जवाब में एनके सिंह जी ने कहा कि पहली बात तो कि भाई हमें क्लस्टर आधारित, जी हाँ, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। यानी कि बिहार के पास देखा जाए तो काफ़ी सारी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और देखा जाए तो जी हाँ, बिहार के पास काफ़ी प्रतिभाशाली मानव संसाधन है, यानी ह्यूमन रिसोर्स क्या है बिहार के पास, काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका उपयोग करने के लिए हमें क्लस्टर आधारित जो एमएसएमई है उसको यूज़ करना पड़ेगा। और देखा जाए तो दूसरा क्या है, बिहार के जो उद्यमी हैं, जी हाँ, खास करके वो महिलाएं, जी हाँ, जो बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो बात कही गई है कि भाई क्लस्टर आधारित हमें क्या करना चाहिए, क्लस्टर आधारित जो क्षेत्र है उन पर एमएसएमई ध्यान दे और बिहार की महिलाओं पर भी एमएसएमई क्या करे, ध्यान दे। आगे वही पूछा गया इनसे, जी हाँ, कि भैया क्या बिहार में एमएसएमई केंद्रित मॉडल कारगर साबित होगा? बिहार में अगर देखा जाए तो क्या एमएसएमई सक्सेस हो सकते हैं? दूसरा पूछा गया प्रश्न इनसे। तो उस प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा कि जी हाँ, बिहार की बात करें तो बिहार में अब करीब 125 मिलियन लोग हैं और देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय केवल 59,000 रुपए है। जी हाँ, और देखा जाए तो गरीबी की दर कितनी है, 33% है, और जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 14% है। और गरीबी यानी कि बिहार में क्या है, सर्वाधिक देखी जा रही है। और वहीं देखा जाए तो बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो बेरोजगारी दर 17% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। और देखा जाए तो इसमें प्रवासियों का बहुत ज़्यादा दबाव है। आगे वही बात करते हुए कहा गया कि बिहार को एमएसएमई से बहुत फायदा मिल सकता है। अगर एमएसएमई बिहार में लगती हैं, एमएसएमई के सेक्टर्स बिहार में अगर खुलते हैं तो बिहार से में एक तो देखा जाए तो जो प्रवास है वो क्या होगा, प्रवास रुकेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर रोजगार क्या होगा, रोजगार बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगा। आगे वही कहा गया कि अगर देखा जाए तो बिहार में सकारात्मक चीजें क्या हैं, एमएसएमई को लेके अगर बात की जाए तो बिहार में सकारात्मक चीजें क्या हैं। तो यहां पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बिहार में या फिर कह क्षेत्र में बिहार की मुख्य ताकत क्या है? तो बात हो सकती है इस पे देखा जाए बिहार की मुख्य ताकत क्या है, प्रचुर मात्रा में कार्यशील बल इनके पास है। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही थी भैया, यहाँ पर क्या है, बिहार में प्रचुर मात्रा में क्या है, कार्यशील बल है, जो एमएसएमई सेक्टर में क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रयास कर सकते हैं और एमएसएमई में देखा जाए तो अच्छा योगदान दे सकते हैं राष्ट्र की समृद्धि में भी। रणनीतिक अवस्थिति, जी हाँ, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की जो रणनीतिक अवस्थिति है वो क्या है, वो काफ़ी अच्छी है। आसपास के पड़ोसी जो देश हैं उनमें हम अपने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से निर्मित वस्तुएं क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आसपास के राज्यों की बात कर लें, उत्तर प्रदेश है, जी हाँ, खास करके बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनसे भी अपनी सहायता ले सकते हैं या इनको भी अपना सामान हम भेज सकते हैं। वहीं बात करें सरकार के सहयोग की, तो सरकार देखा जाए तो विगत 10 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। कहाँ, इन एमएसएमई के क्षेत्र में काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। साथ साथ देखा जाए तो पारंपरिक समृद्ध शिल्प समृद्ध क्षेत्र क्या है बिहार, अगर बात करें हम हैंडीक्राफ्ट की, हैंडलूम की, तो बिहार क्या है, समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में अगर एमएसएमई निवेश करता है, एमएसएमई के उद्योग लगाए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में बिहार को क्या मिल सकती है, प्रगति और रोजगार मिल सकता है। आगे वही बात की जाए तो जी हाँ, सरकार की पहलों की बात करें अगर, तो बिहार लघु उद्यमी योजना लाया गया है। और देखा जाए तो यह योजना युवाओं को 2 लाख तक का ऋण क्या करेगी, प्रदान करेगी, ताकि जो आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है उनमें सहायता मिल सके। एमएसएमई सीडीपी की बात करें, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों का अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा।
किया जा भी रहा है। और देखा जाए तो उद्यम पंजीकरण, जी हाँ, उद्यम पंजीकरण राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो बिहार की अगर बात करें तो जी हाँ, तो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है बिहार, टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द स्टेट इनटू एन इंडस्ट्रियल हब। जी हाँ, अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्वेस्ट इन बिहार 2024 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और काफ़ी सारी कंपनियों ने क्या किया है, बिहार में निवेश भी किया है। तो देखा जाए तो बिहार क्या है दोस्त, बिहार यहाँ पर अब एक, जी हाँ, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन चुका है देश का, किसके क्षेत्र में, एमएसएमई ग्रोथ को लेके। जी हाँ, बिहार देखा जाए तो अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन चुका है देश का एमएसएमई को लेकर। एमएसएमई के क्षेत्र में बिहार क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार प्रयास कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है। आगे वहीं बात की जाए तो जी हाँ, कौशल विकास की बात हो रही है। तो कौशल विकास एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, जी हाँ, उद्यमिता विकास और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे किसको, युवाओं को। ठीक, युवाओं को क्या किया जा रहा है, युवाओं को देखा जाए तो कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो निवेश प्रोत्साहन, जी हाँ, तो बिहार में काफ़ी सारे निवेश प्राप्त हुए हैं। ठीक, काफ़ी सारे निवेश भी प्राप्त हुए हैं कहाँ, बिहार में। और देखा जाए तो कई हज़ार करोड़ की, जी हाँ, देखा जाए 3,50,48 करोड़ के रुपए की क्या मिली है, निवेश का प्रोत्साहन भी मिला है। इसके साथ साथ देखा जाए तो चरण 1 के लिए, खास करके चरण 1 के लिए अब देखा जाए इन्वेस्ट इन बिहार जो हुआ, उसमें भी काफ़ी सारी कंपनियों ने क्या किया, निवेश किया है। अब बिहार देखा जाए तो देश का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला एमएसएमई में राज्य बन चुका है। वहीं आगे बात करें तो देखा जाए तो बिहार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, तो ये एमएसएमई जो सेक्टर है ये क्या कर रहा है, ये बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किसमें, राज्य की अर्थव्यवस्था में। और देखा जाए तो जी हाँ, यह रोजगार सृजन में, आर्थिक विकास में, ग्रामीण और औद्योगिकरण में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है कहाँ, बिहार में। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो जी हाँ, रोजगार सृजन की बात करें तो कृषि के बाद, जी हाँ, कृषि के बाद, बिहार में कृषि के बाद देखा जाए तो एमएसएमई क्या है, एमएसएमई दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र बन गया है अब बिहार में। तो एमएसएमई की प्रासंगिकता अब बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन करने की आवश्यकता कम पड़ रही है। बिहार में देखा जाए तो अब परफॉर्मेंस, जी हाँ, एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है अपना बिहार। वही बात करें तो कई सारी बातें कही गई, यहाँ पर ऋण की बात कही गई है कि ऋण देखा जाए तो उपलब्ध है किसके लिए, बिहार के लिए, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। जी हाँ, और देखा जाए तो यहाँ पर क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, जी हाँ, कहा गया है कि क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण सबसे अच्छा रहेगा किसमें, एमएसएमई के सेक्टर में। और वही कहा गया कि भाई सबसे अच्छा जो एमएसएमई है, ठीक, वो किस सेक्टर में, तो देखा जाए तो यहाँ पर पर्यटन और सेवा क्षेत्र में, छोटे और मध्यम उद्योग के साथ बड़े उद्योगों के साथ एक बेहतर एकीकरण किया जाए कहाँ, बिहार में, तो एमएसएमई जो है क्या होगा, सफल होगा। यहाँ पर देखा जाए तो पर्यटन की भी बात कही गई है, जी हाँ, बात कही गई है टूरिज्म की, बात कही गई है सर्विस सेक्टर की भी। इसके अलावा अगर देखा जाए, जी हाँ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार में एमएसएमई मॉडल देखा जाए तो को किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया एनके सिंह जी द्वारा कि बिहार में जो एमएसएमई लगाए जाएंगे या बिहार में जो एमएसएमई हैं उनको किस मॉडल पे, यानी कि कहा जाए उनको किस मॉडल को किन क्षेत्रों पर, ठीक, किन क्षेत्रों पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि टूरिज्म और सर्विसेज पर, यानी कि कहा जाए पर्यटन और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। तो बौद्ध और अन्य पर्यटन सर्किटों के माध्यम से बिहार की छिपी हुई पर्यटन क्षमता को क्या करना होगा, विकसित करना होगा। ठीक, अब देखा जाए तो उत्तर बिहार इनसे भरा पड़ा हुआ है, जिसमें सॉफ्ट पावर हब कहा जा सकता है इन लोगों को, यानी कि उत्तरी जो बिहार है ये क्या है, पर्यटन क्षेत्र में सर्वाधिक अग्रणी है, इसको सॉफ्ट पावर हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, ऐसा कहा है एनके सिंह जी ने। आगे वहीं देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया अपने बजट के भाषण में, जी हाँ, देखा जाए तो मधुबनी साड़ी पहनने का फैसला किया। और देखा जाए तो यह मिथिला और बिहार की विशाल कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतिभा को क्या करता है, दर्शाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्य में, जी हाँ, एमएसएमई के लिए सबसे अग्रणी राज्य में प्रस्तुत करने की पूरी संभावना बन रही है।
तो काफ़ी सारे मेंस के प्रश्न बनते हैं इनसे। जी हाँ, बिहार और एमएसएमई की बात कर लीजिए, बिहार में रोजगार सृजन की बात कर लीजिए, बिहार में उद्योग लगाने की बात या निवेश करने की बात जहां आएगी वहां पर एमएसएमई सेक्टर वो क्या होंगे, आगे होंगे। तो बिहार देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला राज्य बन चुका है। देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आएगी, जब एमएसएमई सेक्टर की बात आ रही है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो एमएसएमई है उसका महत्व क्या है। तो रोजगार सृजन की बात करें तो भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं। जी हाँ, अगर बात करें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की तो भारत में कितने हैं, लगभग 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत हैं। और देखा जाए तो जो लगभग 7.5 करोड़ लोगों को क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। जी हाँ, 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। वही बात करें विनिर्माण में तो देश के यानी कि जो हमारे एमएसएमई है भारत के कुल विनिर्माण में 36% का योगदान देते हैं। और निर्यात की बात करें तो जितना हमारा पूरा देश निर्यात करता है तो भारत के कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी किसकी होती है, एमएसएमई की होती है। जी हाँ, 45% हिस्सेदारी किसकी होती है, एमएसएमई की होती है। एमएसएमई में देखा जाए तो 3 प्रकार के यहाँ पर उद्यम होते हैं आपके, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस। हाल फिलहाल में देखा जाए तो रिवाइज की गई है इनकी परिभाषा, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। जी हाँ, तो देखा जाए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर। जी हाँ, अगर बात करें तो माइक्रो इंटरप्राइजेस तो ये आपका देखा जाए तो करंट और रिवाइज्ड कितना हो गया है, ये 2.5 करोड़ बढ़कर हो गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो टर्नओवर के आधार पर 100 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका देखा जाए 25 करोड़ रुपए रिवाइज किया गया है। और देखा जाए तो टर्नओवर के आधार पर 100 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो 125 करोड़ रुपए, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के आधार पर क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है। और वहीं 500 करोड़ रुपए जो है वो टर्नओवर के आधार पर इसका देखा जाए परिभाषा निर्धारित की गई है। ये है आपका एमएसएमई सेक्टर। आगे वही बात करते हैं। जी हाँ, आगे बात की जाए, जी चलिए आगे देखा जाए तो ग्लेक्स समिट की बात करते हैं। ग्लेक्स समिट जो 2 मई में शुरू हुई और देखा जाए तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और देखा जाए तो जी हाँ, भारत में मई में 2025 तक नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन वो क्या हुआ, इसका 12वां संस्करण क्या किया गया, संपन्न हुआ। फिलहाल की बात करें हफ्ते की न्यूज में महत्वपूर्ण खबरों में एक है ग्लेक्स देखा जाए समिट 2025, ये आयोजित की गई कहाँ, नई दिल्ली में और मई के महीने में। अब इसमें देखा जाए तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। तो इसका विषय क्या है, ग्लेक्स 2025 की अगर विषय की बात करें तो नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण, ये इसकी थीम रही। और इसमें देखा जाए तो जो अंतरिक्ष विज्ञान में नवाचार, समावेशिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर क्या करता है, जोर देता है। और देखा जाए तो ग्लेक्स 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से कई लोगों द्वारा किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, जी हाँ, ये शामिल रहा। साथ साथ देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भी शामिल रहा। और देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी, ये भी इसमें शामिल रहे। तो 3 लोगों द्वारा मिलकर मुख्य रूप से मेजबानी की गई ग्लेक्स समिट 2025 की, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आगे वही बात करें, जी हाँ, तो नेशनल बिल्डर्स की बात आई। जी हाँ, तो भाई पटना के युवाओं से खास करके कहा गया कि आप लोग जो है जुड़िए कहाँ, जी हाँ, माई भारत पोर्टल से। जी हाँ, बिकम माई भारत वॉलंटियर टुडे। जी हाँ, बिहार की बात कही गई कि बिहार के जो युवा हैं वो जुड़े किससे, वो जुड़े माई भारत पोर्टल से और देश के लिए स्वयंसेवी बनने का अवसर प्राप्त करें। जी हाँ, आगे ही बात करते हैं किस पे, बात करते हैं आपके माई भारत पोर्टल पे। तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने पटना के युवाओं से क्या किया, पटना के युवाओं से आह्वान किया, उनको कहा कि आप लोग माई भारत पोर्टल से क्या करिए, सक्रिय रूप से जुड़िए और राष्ट्र निर्माण पहल में अपना योगदान दीजिए। तो भाई माई भारत पोर्टल के बारे में जानना जरूरी हो जाएगा कि भाई माई भारत पोर्टल है क्या और इससे की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। माई भारत पोर्टल की बात करें या मेरा युवा भारत पोर्टल की बात करें तो मेरा युवा भारत युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, याद रखिएगा। और यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले परिवर्तन के लिए एक तकनीकी संचालित संस्थागत मंच क्या करता है, प्रदान करता है। और याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई, देखा जाए तो ये आपका 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर माई भारत, जी हाँ, मेरा युवा भारत
की शुरुआत की गई, माई भारत पोर्टल की और मेरे युवा भारत की शुरुआत की गई। आगे वही बात करते हैं, उद्देश्य क्या है इसका, शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय विकास में समावेशी युवा भागीदारी को क्या करना है, बढ़ाना है। अमृतकाल और विकसित भारत, जी हाँ, 2047 तक के लिए युवाओं को परिवर्तन निर्माता के रूप में क्या करना है, तैयार करना है। इसके अलावा देखा जाए तो सीखने, स्वयं सेवा और मार्गदर्शन के लिए समान अवसर प्रदान करना है किनको, युवाओं को। खास करके युवा जो बल है हमारा, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और युवाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे वही बात करें तो इसका उद्देश्य, यानी कि जो माई युवा भारत पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर बात करें तो एक प्रशिक्षित, उत्तरदायी और सक्षम स्वयंसेवक बल तैयार करना है, जो राष्ट्रीय आपदाओं में, जी हाँ, जो राष्ट्रीय आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में, दुर्घटनाओं में, सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में और अन्य अप्रत्याशित हालात में नागरिक प्रशासन का क्या करें, सहयोग करें। जी हाँ, ये एक ऐसा बल होगा जो इन सब आपदाओं में क्या करेगा, ऐसी अगर स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो प्रशासक, सरकार का, प्रशासन का सहयोग करेगा। जी हाँ, नागरिकों के बीच की कड़ी होगा। ऐसे में देखा जाए तो बचाव और निकासी अभियान भी चलाया जा सकता है इन वॉलंटियर्स द्वारा। प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन देखभाल भी की जा सकती है। यातायात प्रबंधन की बात हो सकती है। भीड़ नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रक्रिया और पुनर्वास के प्रयासों में सहायता कर सकते हैं ये वॉलंटियर। जी हाँ, यानी कि देश के निर्माण में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है माई भारत पोर्टल द्वारा। तो आप भी जुड़िए इससे। आगे वही बात करें तो विशेषताएं की स्वयंसेवी लामबंदी होगी यहाँ पर। जी हाँ, युवा क्या होंगे, जन कल्याण, आपदा राहत, जागरूकता अभियानों में लगाए जाएंगे। जी हाँ, जन कल्याण की बात आएगी, आपदा राहत की बात आएगी, इन सब क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल प्रोफाइल की बात करें तो युवा व्यक्ति अवसरों से जुड़ने के लिए कौशल, रुचियों और गतिविधियों को क्या करेंगे, सूचीबद्ध कर सकते हैं इस पोर्टल पर कि हाँ भाई, मेरी ये रुचि है, इस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप सूचीबद्ध कर सकते हैं माई भारत पोर्टल पर। अनुभवात्मक शिक्षा की बात करें, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस प्रदान करना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो आप जुड़ सकते हैं माई भारत पोर्टल से। चाहे नर्सिंग की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात हो, फिटर की बात हो, कई सारी जो सेगमेंट्स हैं उनमें माई भारत पोर्टल क्या कर रहा है, आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ देखा जाए तो मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग की बात, देश भर में मेंटर और सहकर्मी नेटवर्क तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है यह पोर्टल। साथ ही साथ सरकारी जो योजनाएं हैं, जी हाँ, सरकारी जो योजनाएं हैं, जो लोग वंचित हो जाते हैं सरकारी योजनाओं तक या सरकारी योजनाओं से, या वो लोग जिनको सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में पता नहीं है, उन तक ये वॉलंटियर क्या करेंगे, उन तक ये वॉलंटियर सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे, नागरिकों को बताएंगे। ये जमीनी स्तर के राजदूत साबित होंगे। जी हाँ, इनको एक एम्बेसडर की तरह क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा कि भैया सरकार, प्रशासन और नागरिक के बीच की कड़ी क्या होंगे, ये वॉलंटियर होंगे। सरकार द्वारा जारी की गई जो नीतियां हैं, सरकार द्वारा लागू की गई जो योजनाएं हैं, उनको सही रूप से या सुचारू रूप से आम नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इन वॉलंटियर्स की होगी। आगे वही बात करते हैं। जी हाँ, आगे देखा जाए तो अपनी अगली खबर संबंधित है हमारे रास बिहारी बोस जी द्वारा। जी हाँ, देखा जाए तो 12 मई एक ऐसा दिन रहा, जी हाँ, जो इनके नाम से जाना जाता है, रास बिहारी बोस जी के द्वारा। तो चर्चा में क्यों रहे रास बिहारी बोस, तो देखा जाए ब्रिटिश अधिकारियों से बचने के लिए क्रांतिकारी रास बिहारी बोस 12 मई 1915 को क्या किया, इन्होंने जापानी स्टीमर शानुकी मारू, नाम याद रखिएगा, जापानी स्टीमर शानुकी मारू पर सवार होकर पीएन टैगोर के नकली नाम से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत से या कहा जाए औपनिवेशिक शासन से बच निकलने का प्रयास किया और सफल भी रहे। भारत से इन्होंने क्या किया, पलायन किया और कहाँ चले गए, जापान चले गए। और देखा जाए तो बिल्कुल दोस्त, ये गुप्त प्रस्थान विदेशों में उनकी निरंतर गतिविधियों के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था, जाना जरूरी था। इसलिए इन्होंने क्या किया, जापानी स्टीमर शानुकी मारू पर छद्म नाम से यानी नकली नाम से, पीएन टैगोर के नाम से इन्होंने क्या किया, भारत से पलायन किया और औपनिवेशिक शासनकाल से बच निकले। अब रास बिहारी बोस जी के बारे में अगर बात करें, जन्म 1886 में बंगाल में हुआ इनका। मोतीलाल रॉय के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के युगांतर समूह के सक्रिय सदस्य भी रहे। जी हाँ, युगांतर समूह याद रखिएगा। पंजाब और संयुक्त प्रांत, जी हाँ, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, तथा बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में इन्होंने क्या किया, कार्य किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और देखा जाए बंगाल के जो क्रांतिकारी संगठन रहे,
उनके बीच इन्होंने क्या किया, एक कड़ी के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी और भूमिकाएं रहीं। दिल्ली षड्यंत्र मामले की बात करें, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले की बात करें तो 1912 में जो बम हमला हुआ लॉर्ड हार्डिंग पर, उनमें भी ये शामिल रहे। और बात करें टोक्यो में, जी हाँ, टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना इन्होंने की। कब? 1942 में। गदर आंदोलन, नाम तो याद ही होगा आपका। तो गदर आंदोलन में इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और जापानी सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के पुरस्कार से, यह कहा जाए, जी हाँ, जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और 1945 में, जी हाँ, टोक्यो में ही इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। जैसे खास करके बात हुई स्वतंत्रता लीग की स्थापना, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम हमले की बात, जी हाँ, और देखा जाए तो गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका, और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान इनको प्राप्त हुआ। ये सब चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आगे चलें, आगे देखें। आगे देखा जाए तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चर्चा में क्यों रहा, देखा जाए तो जी हाँ, एमएसपी की बात आती है। जूट की अगर बात करें, जूट की एमएसपी बढ़ाई गई है। जी हाँ, याद रखिएगा, भारतीय जूट निगम ने हाल ही में किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के लिए जूट का न्यूनतम विक्रय मूल्य, जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, 5,335 रुपये से बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया गया है प्रति क्विंटल। जी हाँ, तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एमएसपी बढ़ाई गई है जूट की। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। आगे वही बात करें तो कपास के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसल है। जी हाँ, याद रखिएगा, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसका उपयोग बोरियों, रस्सियों, कालीनों, गलीचों, तिरपालों और अन्य चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। और देखा जाए तो फसल की कम कीमत के चलते लोग क्या होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। इसीलिए जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रति क्विंटल जो एमएसपी की दर है, जी हाँ, उसको बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया है। और बात करें तो इस फसल की कम कीमत के चलते, कोमलता के चलते और मजबूती के कारण इनकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इनकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखा जाए तो जूट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, इसके कार्य की बात कर लें तो यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका गठन देखा जाए तो 1971 में एक मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में किया गया। और देखा जाए जो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादकों से बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कच्चे जूट या मेस्ता की खरीद के लिए स्पष्ट अधिदेश जारी करता है। कौन? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका। अब देखा जाए, जी हाँ, ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, बिचौलियों के हाथों से जूट उत्पादकों को शोषण से क्या करता है, बचाता है। कच्चे जूट की कीमतों में स्थिरता प्रदान करता है। साथ साथ देखा जाए तो अब यह भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित जूट उगाने वाले 7 राज्यों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। कौन? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब जूट उत्पादन की बात आए और बिहार राज्य का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए बात करते हैं इन सब चीज़ों पे। जी हाँ, भारतीय जूट निगम की कुछ गतिविधियों के बारे में बात कर लें तो जी हाँ, यह जूट को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उत्तोलन संचालक का आयोजन करता है। साथ साथ देखा जाए तो फाइबर का स्टॉक प्राप्त करना, जिसमें आयातित फाइबर भी क्या है, शामिल हो सकता है। कई सारी गतिविधियां करता है क्या, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा देखा जाए तो वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है। कौन? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके बारे में? जूट के बारे में। ठीक, जूट के बारे में। आगे वही बात करें तो व्यवसाय किस तरह से चले, उसका भी देखा जाए तो विवेकपूर्ण तरीका निकालता है। कौन? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थानीय पहुंच को पूरक बनाने के लिए फाइबर का आयात भी करता है, फाइबर का निर्यात भी करता है। और जूट से बने सामानों का प्रसंस्करण और निर्यात करना किसका कार्य है? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कार्य है। और वहीं देखा जाए निर्यात करते समय जूट के सामानों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं, सारा का सारा डिसीजन या सारा का सारा निर्णय कौन करता है? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। आगे वही बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें। जी हाँ,
तो भारत दुनिया में जूट उत्पादकों का अग्रणी उत्पादक देश है, जो अनुमानित विश्व उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करता है। वही बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में, जी हाँ, पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों में से एक, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अब लगभग 90% उत्पादन स्थानीय स्तर पर खपत हो जाती है। जो भी उत्पादन करते हैं हम जूट का, उसका 90% स्थानीय स्तर पर क्या होता है, ये खपत हो जाती है। और आगे वही बात करें तो संगठित मिलों में 0.37 मिलियन श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है क्या, जूट का क्षेत्र हमारा। और वही देखा जाए जूट निर्यात में सालाना 4,500 करोड़ रुपए की क्षमता थी, और देखा जाए तो ये अब थोड़ी सी कम हो गई है। जी हाँ, देखा जाए तो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास अब ये हो गई है। अब इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, कई सारे प्रयास भी कर रही है। आगे वही बात करें तो भारत विश्व स्तर पर कच्चे जूट और जूट उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तथा पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन और उद्योग का केंद्र है। यानी पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। उसके अलावा अगर देखें तो भारत का कुल जूट का 99% देखा जाए तो सिर्फ 5 राज्यों में उत्पन्न होता है। जी हाँ, अगर बात करें कुल जूट उत्पादन का तो भारत के 5 राज्य मिलकर संपूर्ण जूट उत्पादन का 99% क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जिनमें आपका सबसे पहले स्थान पर क्या है, पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर कौन है, बिहार है, तीसरे स्थान पर असम है, चौथे पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 5वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जूट उत्पादन से क्या हो सकती है, खबरें बन सकती हैं, आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल वो पहले स्थान पर है, असम तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, 5वें स्थान पर उड़ीसा है। जी हाँ, 5वें स्थान पर कौन है, उड़ीसा है, और 6वें स्थान पर आपका मेघालय आता है। ठीक, 6वें स्थान पर मेघालय आता है। जी हाँ, 6वें स्थान पर मेघालय आता है। ठीक, 7वें पर नागालैंड आ जाएगा। ठीक, 7वें पर नागालैंड, 8वें पर आपका देखा जाए त्रिपुरा आएगा। आगे वही बात करें तो कौन कौन से बोर्ड शामिल हैं या फिर जूट के लिए कौन कौन सी इकाइयां कार्य करती हैं, तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड, जी हाँ, ये जूट के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन लिंक की बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करें, यह भी प्रदान किया गया किसको, जूट के उत्पादन के लिए। भारतीय जूट निगम की स्थापना, जूट पैकेजिंग सामग्री या कहा जाए पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग अधिनियम 1987 भी लागू किया गया है। और देखा जाए तो उन्नत खेती और उन्नत सरांध अभ्यास योजना, जी हाँ, जूट आई केयर योजना भी लाई गई है जूट के अधिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, आगे वही बात करें। जी हाँ, अगले देखा जाए तो खबर पर आते हैं। अगला खबर हमारा क्या है, अगला खबर देखा जाए तो जी हाँ, गया सिटी एज गया जी की बात करेंगे। तो गया शहर अब गया जी के नाम से जाना जाने लगा है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है बिहार के लिए। गया जी, जी हाँ, गया शहर अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने नाम बदलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और देखा जाए विष्णुपद और मां मंगला गौरी जैसे धार्मिक स्थलों की वजह से यह नामकरण धार्मिक सम्मान का क्या है, प्रतीक है। और देखा जाए तो ये नाम बदलने का मामला आज से नहीं 50 सालों से लगातार चला रहा है। जी हाँ, 50 सालों से लगातार चला रहा है। और इन्हीं मामले में बीच में ही क्या किया गया, बीच में ही देखा जाए तो गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। अब देखा जाए तो गया क्या है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और देखा जाए दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक हर साल पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने के लिए कहाँ आते हैं, गया शहर आते हैं। और देखा जाए तो गया प्राचीन मगध साम्राज्य का एक प्रमुख घटक हुआ करता था, जो फल्गु नदी पर स्थित है। और फल्गु नदी की कहानी की बात कर लें तो फल्गु नदी वह नदी है जहां पर भगवान श्री राम ने क्या किया था, दशरथ का पिंडदान किया था। जी हाँ, अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। और वहीं पर देखा जाए तो फल्गु नदी ने क्या किया, पिंड स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, चावल के जो पिंड बने थे उसको स्वीकार नहीं किया किसने, फल्गु नदी ने। बार बार कहने पर भी तो माता सीता ने क्रोधित होकर फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा जो जल है वह अनवरत नहीं रहेगा। जी हाँ, तुम्हारे जल का प्रवाह अनवरत नहीं रहेगा। अक्सर देखा जाए तो फल्गु नदी सूखी हुई होती है, बरसात के मौसम में ही इसमें बहाव संभव हो पाता है। आगे वही बात करें
तो ये शहर, जी हाँ, गया शहर की बात कर रहे हैं, तो 3 पहाड़ियों से, खास करके मंगला गौरी, श्रृंगस्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक, आगे बात करें तो शहर के जो प्रमुख आकर्षण है, जी हाँ, तो यहाँ फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर है। जी हाँ, विष्णुपद मंदिर है। यहाँ पर ये वह स्थान है, जी हाँ, जहां पर विष्णु ने क्या किया था, विष्णु जी ने राक्षस गयासुर पर अपना पैर रखा था। जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने क्या किया था, राक्षस गयासुर पर क्या किया था, अपना पैर रखा था। और ऐसी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं कि गया जो है वो गयासुर के शरीर पर बसाया गया है। अब देखा जाए तो जो गया में उपस्थित विष्णुपद मंदिर है उसमें जो पद चिन्ह है, जी हाँ, उसमें उपस्थित जो पद चिन्ह है, इसकी बात हो रही है। तो ये कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के क्या है, पद चिन्ह है। हिंदू धर्म ये कहता है। वही बौद्ध धर्म का मानना है कि ये पद चिन्ह किसके हैं, भगवान बुद्ध के हैं। आपस में इसका विवाद चल रहा है, वाद विमर्श होता है कि ये पद वाकई में किसके हैं। तो हिंदू धर्म ये मानता है कि भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, और वह बौद्ध धर्म मानता है कि भगवान बुद्ध का पद चिन्ह है। जी हाँ, और देखा जाए तो एक बेसाल्ट के पत्थर पर यह पद चिन्ह क्या है, अंकित है। आगे वही बात करें तो बोध गया में, जी हाँ, गया में बोध गया भी है। याद रखिएगा, गया में ही क्या है, बोध गया भी है, और जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। और देखा जाए तो यहाँ पर बोधि वृक्ष है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पर बोधि वृक्ष है जिसके नीचे जो है गौतम को, खास करके, जी हाँ, भगवान बुद्ध की बात करें तो पहले उनका नाम गौतम हुआ करता था, तो जिसके नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। जी हाँ, आगे वहीं देखा जाए, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये बोधि वृक्ष है, इसको देख सकते हैं, उसकी एक शाखा है। आगे, जी हाँ, अगर आगे बात करें तो आगे क्या है, आगे देखा जाए तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है दोस्त, कि भैया बिहार पीसीएस के लिए आरंभ बैच 2, जी हाँ, आज है 22 मई, तो 22 मई आज है लास्ट दिन। जी हाँ, देखा जाए तो आज से ही ये क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। आज भी आप ले सकते हैं एडमिशन। तो जी हाँ, अगर बात करें किसकी, आरंभ बैच 2 की, तो प्री प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है ये। याद रखिएगा, प्री प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा अगर देखा जाए, जी हाँ, अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स क्या क्या हैं इस बैच के, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं हम इसमें आपको, तो 1100 से प्लस ज़्यादा घंटे की क्लासेज हैं इसमें। 1-to-1 ग्रुप एंड मेंटोरशिप यहाँ पर आपको मिलेगी। मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज होंगे आपकी, जी हाँ, प्रीलिम्स और मेंस की। यहाँ पर देखा जाए तो कंप्लीट प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी आपके लिए, ताकि जो प्रीलिम्स है वो बैरियर न बने आपके लिए। जी हाँ, डेली मेंस क्वेश्चंस होंगे विथ आंसर राइटिंग, यानी लेखन कला का विकास कराया जाएगा, यानी कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ देखा जाए तो क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की अगली बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो है आपको प्रदान किए जाएंगे यहाँ पर। मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जी हाँ, उसका भी सेट प्रदान किया जाएगा आपको। साथ साथ देखा जाए तो डेली क्लास की पीपीटी, जो भी आपकी लाइव क्लास चलेगी उसकी पूरी की पूरी पीपीटी आप तक पहुंचेगी, आपकी क्लास तक पहुंचेगी। वहीं देखा जाए टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट होगा। जी हाँ, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो क्या करेंगे, हम कंप्लीट कराएंगे। आगे देखा जाए तो जी हाँ, तो डेली हैंड रिटन कंटेंट होगा आपके पास। जी हाँ, डेली हैंड रिटन कंटेंट होगा। साथ साथ देखा जाए तो हम इस बैच में आपको ऑफर क्या कर रहे हैं, बैच हमने बता दिया, आरंभ बैच 2 है, और देखा जाए तो फीचर्स बता दिए हमने, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। ऑफर हम क्या कर रहे हैं इस बैच में देखा जाए तो जी हाँ, 2 साल की वैलिडिटी है यहाँ पर। 2 साल में आप अनलिमिटेड बार, अनगिनत बार आप बैच की जो वीडियोस हैं, जो प्रोग्राम हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वहीं देखा जाए अगर आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, जी हाँ, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी फ्री में हम आपको क्या कर रहे हैं, फ्री में हम आपको एनसीईआरटी की रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, यानी कि आपका जो आधार है, आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। इसके अलावा देखा जाए तो फुली रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध रहेगा 2 साल तक। जी हाँ, 2 साल तक आप अनगिनत बार इसको देख सकते हैं। और चौथा जो हमारा फीचर्स है वो सबसे यूनिक है। यूनिक क्या है कि 100% जो है वो फीस रिफंड हो जाएगा आपका। जी हाँ, 100% फीस रिफंड हो जाएगा। कब होगा, जब आप प्रीलिम्स क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। जी हाँ, 100 का 100% जो है आपका जो फीस है वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो। इसके अलावा देखा जाए अगर फीस की बात करें तो 11,999 रुपए क्या है, इसकी फीस है। जी हाँ, इसकी फीस है। और अगर आप, जी हाँ, अगर आप यूज करते हैं कोड इंडिया,
जो आपके नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, जी हाँ, मोबाइल पे नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा इंडिया, इससे आप अगर देखा जाए यूज़ करते हैं तो आपको एक तो भारी छूट मिलेगी इस मूल्य में। इसके अलावा आप मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं अपने इस कोर्स के दौरान। तो ऐसे ही खबरें लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।